नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में हम कुछ हालिया अहम घटनाओं और अपडेट्स की तह तक जाएंगे जो हमें आपके साझा किए गए स्रोतों से मिली हैं। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था की नब्ज टटोलती, आरबीआई की नीति से लेकर क्रिकेट के मैदान पर भारत की शानदार जीत तक और फिर सरकार की योजनाओं से लेकर देश की रक्षा तैयारियों तक, मतलब कई दिलचस्प पहलू हैं। हाँ, कई पहलू हैं और हमारा मकसद सिर्फ खबरों को दोहराना नहीं है, बल्कि इन अलग अलग स्रोतों से मिले तथ्यों के पीछे उनके असर और आपसी जुड़ाव को सामने लाना है। सही बात है। कोशिश रहेगी कि एक साफ और क्या कहते हैं गहरी समझ बन सके कि इन विभिन्न क्षेत्रों में आखिर चल क्या रहा है और बड़े पैमाने पर इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, खासकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की हालिया मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक की। हाँ। सबसे सीधी खबर तो ये है कि रेपो रेट 5.5% पर ही टिका हुआ है। हाँ, उसमें कोई बदलाव नहीं। ये लगातार दूसरी बार है जब कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि इसी साल 2025 में पहले कुल 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई थी। हाँ, और ये 100 बेसिस पॉइंट्स मतलब पूरा 1%। तो पहले कटौती हुई और अब स्थिरता। दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल यानी तटस्थ बनाए रखा है। अच्छा, न्यूट्रल रखा है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका सीधा मतलब है कि आरबीआई अभी एक तरह से देखो और इंतजार करो की मुद्रा में है। वो विकास दर और महंगाई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और भविष्य में आने वाले आर्थिक आंकड़ों के आधार पर ही कोई कदम उठाएगा। ये उन्हें एक मतलब लचीलापन देता है। समझ गए। और इसी के साथ CRR 3% पर और MSF दर, वो बैंक दर, वो 5.5% पर ही बनी हुई हैं। उनमें भी कोई बदलाव नहीं। लेकिन न्यूट्रल रुख के बावजूद अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छी खबरें भी दिख रही हैं, है ना? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान वो 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है। हाँ, ये बढ़ाया है। और पहली तिमाही Q1 में तो 7.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। ये तो पिछले 7 तिमाहियों में सबसे तेज है। बिल्कुल, 7.8% काफी मजबूत आंकड़ा है। और ये सिर्फ जीडीपी तक ही सीमित नहीं है, महंगाई के मोर्चे पे भी थोड़ी राहत है। अच्छा। CPI मुद्रास्फीति यानी आम उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई दर, उसका अनुमान घटाकर 2.6% कर दिया गया है। ये 8 साल का सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है। अरे वाह, 2.6%, ये तो काफी कम है। हाँ, काफी कम है। इसके पीछे खाने पीने की चीजों की कीमतों में कमी और GST सुधारों के असर को वजह बताया जा रहा है। तो शायद इसीलिए आरबीआई थोड़ा न्यूट्रल है, मतलब वो देखना चाह रहा है कि ये टिकाऊ है या नहीं। हाँ बिल्कुल, वो शायद पक्का करना चाहता है कि महंगाई सचमुच काबू में आ गई है, न कि ये बस कुछ वक्त की राहत है। सावधानी बरत रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अच्छी खबर है, पर आरबीआई अभी भी थोड़ी सावधानी बरत रहा है। और बाकी आर्थिक संकेतों का क्या हाल है? क्या वो भी इसी मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, तो निर्यात का अंतर, वो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में जीडीपी का सिर्फ 0.2% रहा। सिर्फ 0.2%? ये तो बहुत ही कम है। हाँ, बहुत कम है। और इसका कारण है मजबूत निर्यात और विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजी गई अच्छी खासी रकम, मतलब रेमिटेंसेस। साथ ही विदेशी निवेश भी आ रहा है। अप्रैल जुलाई 2025 के बीच $37.7 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आया है। अच्छा खासा अमाउंट है। हाँ, इसमें सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, UAE और नीदरलैंड जैसे देश सबसे आगे रहे हैं। शेयर बाजार में भी सेंसेक्स अप्रैल सितंबर 2025 के दौरान करीब 3.9% बढ़ा है। और खास बात ये रही कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने तो इससे भी बेहतर प्रदर्शन किया। अच्छा। और भारतीय रुपया भी मतलब अन्य उभरते बाजारों की मुद्राओं की तुलना में काफी स्थिर बना हुआ है। ये सब तो काफी सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। आरबीआई ने सिर्फ दरों पर ही फैसला नहीं लिया होगा, कुछ और भी घोषणाएं हुई हैं क्या, नियामक या विकास से जुड़ी? हाँ, कुछ अहम घोषणाएं हुई हैं। जैसे बैंकों के लिए भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण के लिए फाइनेंस करना अब आसान बनाया गया है। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे शायद कंपनियों के विलय और अधिग्रहण मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, उनमें तेजी आ सकती है। इसी तरह गैर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों के लिए लोन पर रिस्क वेट कम किया जाएगा, जिसका मतलब है कि ये कंपनियां शायद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा आसानी से लोन दे पाएंगी। ठीक है।
शहरी सहकारी बैंकों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नए लाइसेंस देने का भी प्रस्ताव है, जो बैंकिंग सेक्टर में शायद थोड़ी और प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है। हाँ, कंपटीशन बढ़ेगा। और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भूटान, नेपाल, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को रुपए में लोन देने की इजाजत दी गई है। ये भी एक अच्छा कदम है। और आम लोगों से जुड़े कुछ कदम, जनधन खाते वगैरह। हाँ बिल्कुल, जनधन खातों के लिए री-केवाईसी के कैंप लगाने और बैंकों में पड़े लावारिस जमा, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होते हैं, उनके निपटान की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की बात कही गई है। इससे आम लोगों को फायदा होगा। हाँ, आम खाता धारकों को सहूलियत होगी। कुल मिलाकर देखें तो ये नीति विकास और स्थिरता दोनों को साधने की कोशिश करती दिख रही है। महंगाई कम होने से आरबीआई के पास भविष्य में दरें घटाने की गुंजाइश बन सकती है। हाँ, हो सकता है। और ये बैंकिंग नियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पारदर्शिता और ग्राहकों के हितों को बढ़ावा देने वाले लगते हैं। और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल वगैरह, हाँ, उनके लिए तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उनके लिए ये सारे आंकड़े और फैसले करंट अफेयर्स के लिहाज से काफी अहम हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिरता और सकारात्मक संकेतों के बीच अब रुख करते हैं खेल के मैदान की ओर, जहां हाल ही में काफी रोमांच देखने को मिला। हाँ, क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 का T20 संस्करण जीतकर इतिहास रच दिया है। ये भारत का रिकॉर्ड 9वां एशिया कप खिताब है। बिल्कुल, 9वां खिताब। दुबई में 28 सितंबर को हुए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। वाओ! वाकई ये एक यादगार जीत थी, खासकर जिस तरह से फाइनल मैच खेला गया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 146 रन बनाए थे। हाँ, साहिबजादा फरहान ने 57 और फखर जमान ने 46 रन बनाकर अच्छी शुरुआत दी थी। एक समय उनका स्कोर 107 था। लग रहा था बड़ा स्कोर बनेगा। हाँ, लग रहा था, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की और पूरी टीम 146 पर ही सिमट गई। किसने अच्छी बॉलिंग की? इसमें कुलदीप यादव का प्रदर्शन कमाल का रहा। उन्होंने 4 विकेट लिए और अक्षर पटेल ने भी 2 अहम विकेट चटकाए। अच्छा, 147 रनों का लक्ष्य T20 में बहुत बड़ा तो नहीं लगता, लेकिन फाइनल का दबाव अलग होता है ना? जी बिल्कुल। और भारत की शुरुआत तो खराब रही थी, 20 रन पर 3 विकेट गिर गए। अरे, फिर तो मैच फंस गया होगा। हाँ, स्थिति नाजुक थी, लेकिन यहीं पर तिलक वर्मा ने एक असाधारण पारी खेली। हाँ, सुना मैंने उनकी पारी के बारे में। उन्होंने दबाव में नाबाद 69 रन बनाए और मैच भारत की झोली में डाल दिया। शिवम दुबे ने भी तेजी से 33 रन बनाकर रन रेट को संभाला और संजू सैमसन ने भी कुछ योगदान दिया। आखिर में रिंकू सिंह ने विजयी चौका लगाया और भारत ने 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। तिलक वर्मा की पारी की बहुत तारीफ हो रही है। होनी भी चाहिए, सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, बल्कि जिस तरह उन्होंने दबाव झेला और टीम को जीत दिलाई, वो काबिले तारीफ थी। इस जीत की और क्या खास बातें रहीं? सुना है भारत ने पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में कई बार हराया, 3 बार। हाँ, ये भी दिलचस्प पहलू है। भारत ने इस एशिया कप में पाकिस्तान को 3 बार हराया, ग्रुप स्टेज में, फिर सुपर 4 में और आखिर में फाइनल में। ये भारत के दबदबे को दिखाता है। सही है। तिलक वर्मा की 69 रनों की पारी को कई लोग मैच का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। शिवम दुबे की 33 रनों की तेज पारी ने भी बीच के ओवरों में जरूरी गति बनाए रखी और गेंदबाजी में कुलदीप यादव के 4 विकेट निर्णायक साबित हुए। एक छोटा सा विवाद भी सुनने में आया था ट्रॉफी प्रेजेंटेशन को लेकर, कुछ हुआ था क्या? हाँ, कुछ खबरें थी कि भारतीय टीम ने एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से कथित तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है कि असल में क्या हुआ। अच्छा। टीम को पुरस्कार राशि के तौर पर $30,000 मिले। राष्ट्रपति मुर्मू समेत देश भर से टीम को बधाइयां मिली और खासकर तिलक वर्मा की पारी की बहुत तारीफ हुई। उन्हें भविष्य का बड़ा सितारा बताया जा रहा है। हाँ, उनकी इस पारी ने दिखाया कि भारत के पास युवा खिलाड़ियों की एक ऐसी खेप तैयार हो रही है जो बड़े मैचों का दबाव झेल सकती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो ये एशिया कप नए चेहरों के उभरने, रोमांचक मुकाबलों और बेशक भारत पाकिस्तान की चिल परिचित प्रतिद्वंदिता के नाटकीय पलों के लिए याद रखा जाएगा। सही कहा। और 9वां खिताब यकीनन एशियाई क्रिकेट में भारत की बादशाहत को और मजबूत करता है। चलिए, क्रिकेट के मैदान से अब जरा सरकारी योजनाओं और बजट की तरफ चलते हैं। एक योजना जो लगातार चर्चा में रहती है वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना,
पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में इसकी क्या प्रगति है? पीएमजेडीवाई लगातार आगे बढ़ रही है। अगस्त 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो 56.16 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। 56 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और इसमें भी खास बात यह है कि इन खाता धारकों में से 55.7% महिलाएं हैं। अच्छा, आधी से ज्यादा महिलाएं? हाँ, ये महिला सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक अहम कदम है। हाल के 3 महीनों यानी जुलाई से सितंबर 2025 के बीच भी 6.6 लाख नए जनधन खाते खुले हैं। और इसी दौरान 22.65 लाख लोगों ने जन सुरक्षा योजनाओं जैसे जीवन बीमा या दुर्घटना बीमा के लिए भी नामांकन किया है। जनधन खातों के फायदे क्या है? मतलब एक आम इंसान के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, अगर किसी को नहीं पता हो तो? इसके कई सीधे फायदे हैं। पहला, इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये सबसे बड़ा फायदा है। बिल्कुल। दूसरा, एक मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड मिलता है जिससे एटीएम से पैसे निकालने या दुकानों पर पेमेंट करने में आसानी होती है। तीसरा, इस कार्ड के साथ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर जुड़ा होता है। ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, और चौथा, जरूरत पड़ने पे 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिल सकती है, यानी खाते में पैसे ना होने पर भी छोटी रकम निकालने की छूट। अच्छा। इन फायदों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जुलाई सितंबर 2025 में जागरूकता और नामांकन अभियान भी चलाए गए थे। ये योजना वाकई बैंकिंग को समाज के सबसे निचले तबके तक ले जाने में सफल रही है, ऐसा कह सकते हैं। ये तो हुई वित्तीय सुरक्षा की बात। अब जरा स्वास्थ्य क्षेत्र पर नजर डालते हैं। हाल के केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य सेवा के लिए क्या खास रहा? बजट बढ़ा है क्या? हाँ, स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी हुई है। इस साल स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 99,858.56 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लगभग 1 करोड़। हाँ, लगभग, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 11% ज्यादा है। इस बढ़े हुए बजट का इस्तेमाल कई नई पहलों में किया जाएगा। जैसे कि क्या कुछ मुख्य घोषणाएं जिन पे ध्यान देना चाहिए? कुछ खास पहले हैं। एक तो कैंसर के इलाज को सुलभ बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में 200 नए कैंसर डे केयर सेंटर खोलने की योजना है। ओह, ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये एक बड़ा कदम है। साथ ही 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है। पूरी तरह छूट? हाँ, बिल्कुल। और 6 अन्य जरूरी दवाओं पर रियायती 5% कस्टम ड्यूटी लगेगी। इससे महंगी दवाएं सस्ती होंगी और लोगों का इलाज का खर्च कम होगा। ये तो मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात है। और आजकल गिग वर्कर्स की काफी चर्चा होती है, जो किसी कंपनी के स्थायी कर्मचारी नहीं होते बल्कि प्रोजेक्ट के आधार पर काम करते हैं। उनके लिए कुछ है क्या इस बजट में? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। गिग वर्कर्स को अब आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। अच्छा, ये कैसे होगा? इसके लिए उनके पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर हुए पंजीकरण का इस्तेमाल करने की योजना है। ये उन लाखों लोगों के लिए बड़ी सुरक्षा होगी जो अब तक इस तरह के कवर से बाहर थे। ये वाकई बहुत जरूरी था। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा मेडिकल की पढ़ाई में 10,000 नई सीटें जोड़ने का भी लक्ष्य है, जिससे देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हील इन इंडिया नाम का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHCs में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर है। तो संक्षेप में कहें तो एक तरफ जनधन योजना लोगों को आर्थिक रूप से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य बजट कैंसर देखभाल, सस्ती दवाओं, गिग वर्कर्स के कवरेज और स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सही है। ये दोनों ही पहलू आम नागरिक के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी ये योजनाएं और बजट आवंटन जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जनधन योजना और स्वास्थ्य बजट दोनों ही सामाजिक आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ है और इन पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक मोर्चों से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं देश की रक्षा तैयारियों की। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने एक खास अभ्यास किया है, ड्रोन कवच। इसके बारे में क्या जानकारी है? ये नाम काफी दिलचस्प है। हाँ, ड्रोन कवच ये एक महत्वपूर्ण अभ्यास था जो 25 से 28 सितंबर 2025 तक अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम यानी सीमा के पास वाले इलाकों में किया गया।
जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मुख्य फोकस अगली पीढ़ी की ड्रोन युद्ध तकनीकों और उनसे निपटने के तरीकों यानी काउंटर ड्रोन तकनीकों का परीक्षण करना था। अच्छा, मतलब ड्रोन से बचाव और उनका इस्तेमाल बिल्कुल दोनों। हाँ बिल्कुल। आजकल युद्ध का तरीका बदल रहा है और ड्रोन एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो निगरानी हो या हमला। इसलिए ये अभ्यास बहुत सामयिक है। ये अभ्यास कहाँ हुआ और इसमें कौन शामिल था? केवल सेना? ये अभ्यास पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में हुआ। इसमें भारतीय सेना की स्पीयर कोर और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने मिलकर हिस्सा लिया। अच्छा, ITBP भी थी? हाँ, दोनों बलों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिहाज से भी ये अहम था। अभ्यास के दौरान कई तरह की चीजें परखी गईं, जैसे युद्ध के अलग अलग हालात बनाना, मतलब सिमुलेशन, ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना, और काउंटर ड्रोन रणनीति का अभ्यास करना। इसमें ड्रोन को जाम करने जैसी एक्टिव तकनीकें और उन पर नजर रखने जैसी पैसिव तकनीकें दोनों शामिल थी। तो इस अभ्यास का महत्व क्या है? सेना के लिए इसके क्या मायने हैं? क्यों जरूरी था ये? देखिए, ये अभ्यास भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे सेना को भविष्य की ड्रोन रणनीतियों और सिद्धांतों को समझने में मदद मिलेगी। हाँ, क्योंकि तकनीक तो बदलती रहती है। बिल्कुल। ड्रोन आजकल निगरानी से लेकर हमले तक हर काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में उनसे निपटना और उनका प्रभावी इस्तेमाल करना सीखना बहुत जरूरी है। ये अभ्यास सेना की युद्ध तत्परता, खासकर ड्रोन से जुड़े खतरों के खिलाफ, को बढ़ाता है। और वो भी सीमा के इतने पास। हाँ, और संवेदनशील सीमा क्षेत्र में ऐसा अभ्यास करना सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इसी स्पीयर कोर से जुड़ी एक और खबर थी, शायद कोई पर्वतारोहण मियान की बात थी। हाँ बिल्कुल। इसी स्पीयर कोर के सैनिकों ने एक और सराहनीय काम किया। 19 सितंबर 2025 को उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चढ़ाई योग्य चोटी माउंट गौरीचंद पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। कितनी ऊंचाई है इसकी? 6488 मीटर। वाव। ये उनके साहस, दृढ़ता और टीम वर्क का प्रतीक है। एक तरफ वो अत्याधुनिक तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कठिन परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक दृढ़ता का भी परिचय दे रहे हैं। तो ड्रोन कवच जैसे अभ्यास सेना को न केवल तकनीकी रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि बदलते युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयार भी करते हैं। ये जानकारी भी खासकर रक्षा करंट अफेयर्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित रूप से ड्रोन युद्ध के नवीनतम रुझान और सीमा पर तैयारी के दृष्टिकोण से ये अभ्यास प्रासंगिक है। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा, जिसमें हमने कई अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर नजर डाली। अर्थव्यवस्था को संभालता RBI का संतुलित नजरिया, क्रिकेट में भारत की यादगार जीत, एशिया कप, आम आदमी से जुड़ी सरकारी योजनाएं और स्वास्थ्य बजट की अहमियत, और साथ ही नई तकनीक पर आधारित सेना का आधुनिकीकरण, ड्रोन कवच जैसे अभ्यास। हाँ, काफी सारे पहलू कवर हुए। इन सभी अलग अलग कड़ियों को एक साथ देखने पर एक दिलचस्प सवाल मन में उठता है, या कह सकते हैं एक विचार आता है। क्या? हम देख रहे हैं कि भारत घरेलू मोर्चे पर स्थिरता पर ध्यान दे रहा है, जैसे RBI की नीति से देखता है। हाँ। सामाजिक समावेश पर जोर है, जनधन योजना इसका उदाहरण है। हाँ। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की कोशिश है, जैसे ड्रोन कवच अभ्यास दिखाता है। सही। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले सालों में ये आंतरिक ताकतें मिलकर वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और उसके प्रभाव को किस तरह से आकार दे सकती हैं? क्या ये घरेलू मजबूती भारत को दुनिया में एक ज्यादा प्रभावी आवाज देगी? वाकई ये गहरा सवाल है। क्या घर को मजबूत करके ही दुनिया में ज्यादा मजबूती से खड़े हो सकते हैं? इस पर विचार किया जाना चाहिए। और इसी विचार के साथ आज की यह बातचीत यहीं समाप्त होती है।